हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? आर यू एबल टू हियर मी? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? साउंड ओके? ऑडियो ओके? ऑडियो वीडियो ओके? सब लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग पिंटू। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। बढ़िया है सब लोग? तो फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के लिए हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। बस क्वेश्चन नहीं बन पा रहे एस एफ डी बी एम डी के, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, चलो मैंने अभी बात की है, मैंने एक पूछा है कि क्या, एक मिनट, ओके। तो अभी मैंने ना एक एक प्रपोजल रखा है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ना और एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं। नहीं हुई तो मैं ना एक काम करूंगा कि यूट्यूब सेशन लगा दूंगा या कुछ ना कुछ करके ना एस एफ डी बी एम डी के आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है ना? कमेंट ब्लॉक किया, मजा आ गया स्टडी में। हाँ, बस ऐसे ही कमेंट ब्लॉक कर दिया करेंगे। कमेंट ब्लॉक कर देंगे ना तो क्या है, जल्दी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ऐसी फालतू की कमेंट से। मतलब पढ़ते टाइम ना, बीच में पढ़ते टाइम आपको ऐसे डाउट्स नहीं पूछने चाहिए। मैं एक काम करूंगा कि क्लास के ना एंड में थोड़े से 15 मिनट बचा के रख लिया करूंगा, या फिर ये वाली जो क्लास है 9:30 तक है, ठीक है ना, तो 9:30 के बाद मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा खींच लूंगा। ठीक है, 9:30 से 9:45 तक मैं डाउट ले लिया करूंगा। ठीक है ना? जो भी डाउट होंगे वो डाउट ले लिया करूंगा 9:30 से 9:45 तक। ठीक, या फिर और आगे भी खिंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना बीच में डाउट्स मत पूछो आप। जो भी डाउट्स हो आप क्लास के एंड में पूछ लो, या फिर आपके पास डाउट सेक्शन भी तो है, उसका इस्तेमाल किया करो, वहां पर डाउट पोस्ट किया करो। इसका एक वीडियो भी दिखाया था मैंने आपको लाइव क्लास में, कि आप लोगों को देख चुके हो क्या वीडियो, कि किस तरह से डाउट्स क्लियर करने हैं, किस तरह से डाउट्स पूछने हैं? वो वीडियो देख चुके हो क्या? नहीं, आपकी क्लास में नहीं चलाया था। चलो कोई बात नहीं, हम ना आखिरी के 15 मिनट ना डाउट के लिए रखेंगे, 20 मिनट 15 मिनट जितना आपको लगे। ठीक है ना? मैकॉली भी करवा दें, मकौल भी करवा देते हैं, मकौल करवा देते हैं। ठीक है, तो मोमेंट एरिया मेथड और कॉन्जुगेट बीम मेथड करने वाले हैं, लेकिन किसी ने कहा कि सर मकाउल करवा दो, तो मकाउल, मकाउलेज मेथड। ठीक है, मकाउलेज मेथड भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा क्या है, कमांड कहते हैं, क्या कहते हैं, वही। ठीक है, गुड डिसीजन, बट तब और डिटेल्स में पढ़ाइए। और डिटेल्स में पढ़ाएं, तुम जितनी डिटेल में बोलोगे हम उतनी डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर आपकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। डाउट सेशन में क्लियर होने में टाइम लगता है, डाउट सेशन में रिप्लाई नहीं आता। चलो अभी क्या है, मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो रखा हूँ, दो दो पेड पे चल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त हो रखा हूँ। नहीं तो मैं ना डाउट सेशन में तो मैं ही फिर हैंडल कर लेता हूँ डाउट्स, अगर कोई दिक्कत आती है तो। खैर कोई बात नहीं, डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ये सेशन। मैकॉलेज मेथड, देखो मैकॉलेज मेथड में क्या करते हैं, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर, इंप्रूवमेंट किसके ऊपर है, हमारा इंप्रूवमेंट। अच्छा, ये वाले जो मेथड है ना, ये बेसिकली जो मेथड पढ़ने की जरूरत है ना आपको, ये कन्वेंशनल के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव में ये वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना? आपको ऑब्जेक्टिव में इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको कन्वेंशनल में सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी हम मेथड समझा देते हैं, ताकि जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा ना, प्री क्लियर हो जाएगा तब जब हम पढ़ाई करेंगे, तब आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैकॉलेज मेथड में मान लो हमारे पास लोड लग रहा है ये P1, और मान लो ये लोड लग रहा है P2। ठीक है ना? तो P1 कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? P1 लग रहा है यहाँ से A डिस्टेंस पर, P1 लग रहा है A डिस्टेंस पर, और P2 लग रहा है हमारा B डिस्टेंस पर, यहाँ से B डिस्टेंस पर। ठीक है ना? अब मैकॉले ने क्या किया, हाँ बस आपके कमेंट बंद नहीं होते ना, कर जबरदस्ती करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब मैकॉले ने क्या किया, देखो अगर हम ना डबल इंटीग्रेशन मेथड लिखते
तो हमारे लिए 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, 3 इक्वेशन बना ही नहीं पाते, बनती नहीं है उसमें तो, है ना। एक इक्वेशन से पूरी बीम के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए अलग इक्वेशन होगी, इस वाले पार्ट के लिए अलग इक्वेशन होगी, इस वाले पार्ट के लिए अलग इक्वेशन होगी, ठीक है ना। जब अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग इक्वेशन बननी है तो फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड तो यूज हो ही नहीं पाएगा, डबल इंटीग्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। फिर क्या करेंगे हम, तो एक मिनट, हाँ, तो फिर मैकॉलेज मेथड में क्या करेंगे हम, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है ना। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो मैकॉलेज मेथड ने ना, मैकॉले अंकल ने थोड़ी सी चतुराई की और थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो एक बात तो आपको पता है कि अलग अलग स्पैन के लिए अलग अलग इक्वेशन बन रही है। यहां पर फॉर डिफरेंट स्पैन्स वी विल बी हैविंग डिफरेंट इक्वेशन। जैसे स्पैन ए बी के लिए, तो फॉर स्पैन ए बी, तो स्पैन ए बी के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, स्पैन ए बी के लिए हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी एम एक्स। आप लोग बता सकते होगे मेरे ख्याल से, यहां पर हमने सेक्शन रखा, यहां पर सेक्शन रखा, ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, राइट, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का आर ए इंटू एक्स। ये होगी हमारी इक्वेशन फॉर स्पैन ए बी। स्पैन ए बी के लिए ये इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, अब स्पैन बी सी के लिए देखें तो क्या इक्वेशन आएगी, अलग इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। तो फॉर स्पैन बी सी, फॉर स्पैन बी सी, बी सी के लिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी, BC के लिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी mx इक्वल टू प्लस आर ए एक्स, ठीक है। आर ए एक्स ये तो आ गई, है ना। यहां पर जो BC वाले पोर्शन में जो सेक्शन लेंगे x, ये यहां पर होगा x सेक्शन, ठीक है। दिस विल बी द x सेक्शन। अब आर ए इंटू एक्स ये तो ठीक है, लेकिन यहां P1 की वजह से भी आएगा, तो P1 की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये क्या आएगा, P1 इंटू दिस डिस्टेंस, P1 इंटू दिस डिस्टेंस, P1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगी माइनस, माइनस आएगा क्योंकि ये क्या आएगा, बीम को रुला रहा होगा, ठीक है ना। सो माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पैन BC के लिए। तो स्पैन BC के लिए हो जाएगा, इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये हटा देते हैं, चलो। लेकिन ना हमको ये जो वैल्यूज हैं, ये इक्वेशंस ये रखनी तो पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, सेक्शन को ना इस तरह से बना देते हैं, ये लाइन, ये सेक्शन यहाँ के लिए, ये सेक्शन यहाँ के लिए, ठीक है, और ये सेक्शन यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो एक बार जब स्पैन ए बी ले रहे होंगे तो हमारा डिस्टेंस x हो जाएगा ये। जब स्पैन BC के लिए देख रहे होंगे तो कोई भी सेक्शन होगा, लेकिन उस सेक्शन का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी ले रहे होंगे उसका डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा x, इस तरह से, ठीक है ना। अब x एक बार आपने यहाँ से लेना शुरू किया ना, तो यहीं से ही लेते जाना है। फिर ऐसा मत कर देना बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम की जगह तरह कि आपने x एक बार यहाँ से ले लिया, फिर तो ये भी मेथड गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो x जो डिस्टेंस लोगे वो आप एक से ही लोगे सबका, ठीक है। तो जब स्पैन AB में थे, जब स्पैन AB में थे, यही वाला सेक्शन था हमारा, और यहां के लिए बेंडिंग मोमेंट आ गया था आर ए इंटू एक्स, लिख लिया हमने, ठीक है। जब स्पैन BC में थे तो हमारा सेक्शन ये आ गया था, और इस वाले सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हमने यहां से लिखा आर ए इंटू एक्स माइनस P1 की वजह से माइनस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस ए, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। अब जब इस सेक्शन में आ जाएंगे स्पैन CD में, तो स्पैन CD में आते हैं और स्पैन CD में आते हैं, तो mx विल बी इक्वल टू प्लस आर ए एक्स। आर ए का यहां से डिस्टेंस कितना है, x है ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा प्लस आर ए एक्स माइनस P1 x माइनस ए और माइनस P2। अब क्या हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा ना। P2 का डिस्टेंस यहां पर कितना बचा, इस वाले सेक्शन से P2 का डिस्टेंस हो जाएगा x तो पूरा था, x माइनस बी, इतना माइनस कर दिया तो ये बचा। तो P2 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, ये होगी हमारी तीनों इक्वेशंस। अब आप लोग एक बात बताओ, इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज की जाए। इनमें से मैकॉले ने कहा एक ऐसी इक्वेशन यूज करो जो कि जिसमें ना सबका पार्ट आ रहा हो, ठीक है ना। अगर उस इक्वेशन का कोई सा हिस्सा लिया तो कुछ
तो इसका भी, इसके लिए इसका भी कुछ पार्ट एप्लीकेबल है, मतलब इसकी भी कुछ योगदान है उसमें, है ना, इसका भी कुछ योगदान है उसमें, इसका भी कुछ योगदान है, ठीक है ना। तो मैकॉले ने कहा मोस्ट जनरल इक्वेशन ले लो, मोस्ट जनरल इक्वेशन ले लो। तो इन तीनों में से मोस्ट जनरल इक्वेशन कौन सी है? मोस्ट जनरल इक्वेशन ये वाली है, इसमें सब आ रहे हैं, ठीक है। तो मैकॉले ने कहा अलग अलग पार्ट के लिए जब अलग अलग इक्वेशन बन रही है तो आप एक काम करो, मोस्ट जनरल इक्वेशन ले लो। तो मैकॉले ने इस मोस्ट जनरल इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैकॉले ने क्या कहा, देखो मोस्ट जनरल इक्वेशन जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो जब इस पार्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना उसके लिए। एक्स की वैल्यू हमने जब यहां पर रखी कुछ भी, है ना, सच दैट एक्स इज लाइंग इन ए बी के बीच में एक्स लाई कर रहा है, तो ये वाले पार्ट तो फालतू में आ गए ना, क्योंकि तब इतनी ही इक्वेशन वैलिड है। तो मैकॉले ने कहा कि जब इतनी ही इक्वेशन वैलिड है, आप इसके अंदर रख रहे हो, इस वाले पार्ट के लिए चूज कर रहे हो, तो आप एक काम करो, इन दोनों पार्ट को रखो ही मत, इन दोनों पार्ट को कंसीडर मत करना, सिंपल सी बात, आप मत कंसीडर करो इन पार्ट को, है ना। तो मैकॉले ने कहा कि जब आप ए बी के लिए इक्वेशन लिख रहे हो तो आप इन दोनों पार्ट को कंसीडर मत करना। जब आप बीसी के लिए इक्वेशन लिख रहे हो तो बीसी की इक्वेशन क्या हो गई है, ये वाली इक्वेशन हो गई है ना बीसी की, तो बीसी की इक्वेशन हो गई है, तो इसके बाद वाले पार्ट को हटा दो, ये वाला पार्ट मत कंसीडर करना, ठीक है। तो आप लिखने के लिए एक काम करो, ये पूरी इक्वेशन लिख लो आप, ठीक है। मैकॉले ने क्या कहा, लिखने के लिए ये पूरी इक्वेशन लिख लो आप, लेकिन जिस पार्ट में हो ना, तो उतना ही उतना पार्ट कंसीडर करो, बाकी का कंसीडर मत करो। मतलब आप ए बी में हो तो सिर्फ ए बी वाला पार्ट कंसीडर करो, और ये वाला पार्ट जो है हटा दो, मत कंसीडर करो। जब आप बीसी के लिए लिख रहे हो तो आप बीसी वाली इक्वेशन लिखो, बस बीसी वाली इक्वेशन लिखो और उसके बाद का पार्ट हटा दो, ठीक है ना। तो सिंपल सॉल्यूशन निकाल दिया मैकॉले ने कि नहीं निकाल दिया? अकल लगा दी, बताओ, ये चीज सही काम किया मैकॉले ने, ठीक है ना। अरे कमेंट चालू थे क्या? ओ, मैं देख ही नहीं रहा था कमेंट्स, ये चालू कैसे थे कमेंट्स? चलो कोई बात नहीं, चालू थे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने देखे ही नहीं, ठीक है। तो स्पेन सीडी के लिए जो जनरल इक्वेशन मिल रही है, जनरल इक्वेशन मिल रही है, वो पूरे के पूरे इसके लिए कंसीडर कर ली, जो जो पार्ट एप्लीकेबल होगा वो पार्ट हम लगा देंगे, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसके अंदर फिर मैकॉले ने क्या किया, देखो इंटीग्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो जनरल इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन वही रहती है जो वहां पर थी, बेसिक इक्वेशन इज सेम, ठीक है। सो बेसिक इक्वेशन क्या होगी, बेसिक इक्वेशन सेम है हमारी, क्या है बेसिक इक्वेशन, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, है ना। अब इस बेसिक इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर dx square will be equal to plus rax minus plus rax minus p1 into x minus a, p1 into x minus a minus p2 into x minus b, minus p2 into x minus b। चलिए, तो ये वाली हो गई हमारी क्या, ये बेसिक इक्वेशन हो गई, बेसिक इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर ना मैकॉले ने क्या किया, लिखने का टाइम दीजिए, अरे लिखने का टाइम अब गया, अभी समझो, और लिखने का टाइम बाद में रखना। मैकॉले ने क्या किया, यहां पर कुछ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लगा दिए, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये रहे मैकॉलेस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये क्या बता रहे हैं कि ये पूरी इक्वेशन कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस है। आप इस इक्वेशन को पढ़ते हुए जाओगे, एक बिजली का खंभा मिलेगा, आपको देखना है कि आगे वाला पार्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आप आगे वाला पार्ट एप्लीकेबल है तो इस खंभे को क्रॉस करो, वरना इस खंभे के यहीं तक रुक जाओ, आपकी इक्वेशन बस इतनी वैलिड है, ठीक है ना। फिर अगर वैलिड है तो आगे चले, और फिर आगे फिर से खंभा आ गया ये, तो ये खंभा क्या बता रहा है कि फिर से भैया चेक कर लो एक बार कि आपकी इक्वेशन आगे वाली वैलिड है कि यहीं तक का ही पोर्शन वैलिड है। फिर आप रुक के चेक कर लोगे कि मैं अच्छा किस पोर्शन में था और मुझे यहां तक ये वाला पार्ट एप्लीकेबल है, आगे वाला पार्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर आगे वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहीं तक रुक जाओगे और आपकी जो इक्वेशन है वो यहीं तक है, ठीक है ना, इतने तक रखना है। तो ये दीज आर कॉल्ड एज मैकॉलेस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अरे इसके आगे ये क्यों लगा दिया, यहाँ के आगे भी कुछ जाना है क्या, यहाँ के आगे कुछ है ही नहीं, खत्म, ठीक है। सो दीज आर द मैकॉलेस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हाँ, पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया, रिपीट प्लीज, ये बहुत अच्छा है। देखो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये क्लास एंड हो जाएगी ना, आप फिर बोल देना मुझे रिपीट प्लीज, और उस वाली जगह पर आप चले जाना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
यस, ये बैरियर्स लगा दिए हैं। तो रिपीट करने का प्रोसीजर अब मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट करता रहूंगा, जितनी बार कहोगे 100 150 200 250 बार रिपीट कर दूंगा सेम चीज, बार बार बताता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, ऐसे माउस से लेके उसको पहुंचा देना है पीछे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई बेसिक इक्वेशन। अब हमको इससे स्लोप इक्वेशन भी बनानी है, हमको इससे डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए आपको बस ना मैकॉले की बात मानते जानी है। मैकॉले ने जो जो कहा है वो करते जाओ, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग वंस, एक बार इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग वंस, ठीक है। इंटीग्रेटिंग वंस एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। आगे क्या आ जाएगा, आर ए एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, सो प्लस C1, फिर बैरियर लगा दिया, माइनस P1 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2, फिर बैरियर लगा दिया, माइनस P2 एक्स माइनस बी होल स्क्वायर बाय 2। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट हर एक में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना। मान लो कांस्टेंट आया यहाँ पर 2, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 5, ठीक है, कांस्टेंट आ गया इतना, पूरा एक बार में ही लिख दिया ना, 8 10 सीधे लिख दिया, यहाँ पर 10 है, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है कि नहीं, ये बताओ। लाइव में भी पीछे जाता है क्या, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर इसका इंटीग्रेशन आपने गलत किया है, एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन कैसा होता है, एक्स माइनस ए का तो इंटीग्रेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स। आपको मैथ्स नहीं आती सर, आप मैथ्स पढ़ के नहीं आए, ठीक है ना। एक्स का 1 होगा बेटा, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन ऐसा होता है, सर आपने गलत कर दिया। तो यहां पर क्या है, x माइनस ए नहीं है, यहां पर जो x माइनस ए है ना, आप ये सोचो x माइनस ए एक कंप्लीट डिस्टेंस है, और उसको एज अ यूनिट, एज एन एंटिटी इस्तेमाल करना है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़े से मैथमेटिक्स के रूल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने यहां पर इस इक्वेशन को जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस p का डिस्टेंस कितना है, p का डिस्टेंस x माइनस ए है, ठीक है ना। तो x माइनस ए एज अ होल ही इस्तेमाल होगा, उसका ऐसा नहीं होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स करके इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज समझ में आई, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, x माइनस ए इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई क्वांटिटी इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो वो डिस्टेंस स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझ में आई, आरे वाला इंटीग्रेशन, आरे वाला इंटीग्रेशन सही तो है, गलत क्या है, आरे एक्स स्क्वायर बाय 2 यही तो है, और क्या होगा, ठीक है ना। आरे एक्स स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा क्या, यही तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आर ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ई वन, ये वाले इंटीग्रेशन भी समझ में आ गए, ठीक है, ये वाले इंटीग्रेशन भी समझ में आ गए। चलिए ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुरुआत में लगा दिया, ये हो गया पहली बार इंटीग्रेट करके। अब आपको क्या करना है, मान लो आप इक्वेशन लिख रहे हो यहां के लिए, मान लो आपको लिखना है थीटा एट ए के लिए जब आप स्लोप लिख रहे हो, या ए के लिए डिफ्लेक्शन लिख रहे हो, या फिर यहां कहीं सी पॉइंट के लिए लिख रहे हो, तब आप क्या इतने पार्ट को कंसीडर करोगे क्या, तब आप इतने पार्ट को कंसीडर करोगे क्या, नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, आप जब इतने पार्ट के लिए इसमें कहीं भी हो, ए बी पोर्शन में कहीं भी हो, आप यहीं पर यहां पर कहीं भी स्लोप या डिफ्लेक्शन ले रहे हो, तब आपको उतने आगे की इक्वेशन कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ शुरुआत का पार्ट कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो जब आप शुरुआत के पार्ट ए बी में हो तो इतना पार्ट कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। जब ए बी में हो तब ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करोगे। जब आप बीसी में हो तो आपको बस इतनी इक्वेशन कंसीडर करनी है, जब आप बीसी में हो तो इतनी इक्वेशन कंसीडर करनी है, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना। और जब आप आखिरी वाले पार्ट में हो तब आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन कंसीडर करोगे। समझ में आया, ये चीज बाउंड्री कंडीशन रखते टाइम भी याद रखनी है, और ये चीज आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते टाइम भी याद रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। C1 को मल्टीप्लाई में क्यों किए हैं, कहाँ है मल्टीप्लाई, प्लस है, ये प्लस मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई वाला ऐसे 45 डिग्री घुमा के होता है। इंटीग्रेटिंग अगेन, एक बार और इंटीग्रेट किया तब क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ई आई वाई।
तो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा आर ए एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C1x प्लस C2, बैरियर मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, माइनस P1 x माइनस ए होल क्यूब बाय 6 माइनस P2 x माइनस बी होल क्यूब बाय 6, ठीक है। चलो डन। तो ये हो गया हमारा मैकॉले मेथड, ये हो गया हमारा मैकॉले मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछा जाने वाला है ना। ज्यादातर बच्चे क्या है, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल में आता है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। कन्वेंशनल में आता है, मैंने आपको पढ़ा दिया बेसिक सब कुछ, ठीक है। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, फिर हम दोबारा से सेशन चलाएंगे और फिर पूरा का पूरा मेंस पे फोकस्ड रह के आपकी तैयारी करवाएंगे, फिर 100% मेंस फोकस्ड रह के तैयारी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्लियर, प्री तो क्लियर करना जरूरी है, प्री के पहले ही इतने ज्यादा बर्डन मत हो जाओ। हाँ अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करने पर मिलेगा, क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, आदित्य कुशवाहा सर, ठीक है। चलिए, तो अभी मैकॉले मेथड इतना ही है ना, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे है ना, इसके और भी डिटेल्स जो हैं वो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं मोमेंट एरिया मेथड पर। हर पार्ट के साथ कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना, हर पार्ट के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्यों नहीं आएगी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लेट्स सी मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, इसको मोहर्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, दिस आल्सो कॉल्ड एज मोहर्स थ्योरम। मोहर्स थ्योरम, क्या पता सर आप पीडब्ल्यू लीव करके चले जाओ क्या, मैं आपको इतना टैलेंटेड लगता हूँ, कोई मुझे ऐसे दे देगा सर 2 करोड़ रुपए ले लो आप तो आ जाओ, अगर ऐसा कोई कर दे तो शायद मैं जा सकता हूँ 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए, है ना, वरना तो फिर मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। जितना मिल रहा है उतने में तो मैं खुश हूँ बहुत, ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। चलो, तो इतना टैलेंटेड मैं हूँ नहीं मेरे ख्याल से कि मुझे 1.5-2 करोड़ ऑफर हो जाए कल को और मैं चला जाऊँ, ठीक। तो तब तक हम पीडब्ल्यू में ही रहेंगे, टेंशन मत लो। सो मोमेंट एरिया मेथड लिखते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, इस मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, ठीक है। इस मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। अरे हमें लगता है आपका प्री क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हम, हमें पूरी वो है कि प्री क्लियर होगा, लेकिन प्री कब क्लियर होगा, थोड़ा सा प्री स्पेसिफिक होके पढ़ोगे, ठीक है। फोकस आप प्री पे रखो अभी के लिए। चलो, नाउ नेक्स्ट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स बोथ। दिस मेथड, ये वाला मेथड जो है देखो, अब पिछले दोनों मेथड ना सिर्फ प्रिज्मेटिक के लिए वैलिड थे, ये वाला प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए है। तो दिस मेथड इज वैलिड फॉर प्रिज्मेटिक, फॉर प्रिज्मेटिक एज वेल एज नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स बोथ। नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स बोथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, in this method continuity of sorry in this method, sorry, this method is not applicable for, this method is not applicable for beams containing internal hinges, for beams containing इंटरनल हिंजेस। तो बीम्स में इंटरनल हिंजेस हैं तब ये एप्लीकेबल नहीं है। आगे लिखो, दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट व्हेन, चलो ये वाले पॉइंट्स ना वैसे काम के नहीं है, ये तो मतलब आगे के जो पॉइंट्स हैं,
आगे के जो पॉइंट्स हैं ये उतने ज़्यादा वैलिड नहीं है। दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट। चलो लिख लें क्या? चलो लिख ही लेते हैं फिर, इतना सोचने की क्या बात है, लिख लो, है ना। दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट व्हेन, ये ज़्यादा आसान कब हो जाता है? जब पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो बेंडिंग, जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन हमको पता हो, है ना। जब पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन हमको पता हो, तब ये मेथड और कन्वीनियंट हो जाता है और आसान हो जाता है। व्हेन पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप एंड जीरो डिफ्लेक्शन इज नोन, जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट हमको पता हो तो आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, देख लेंगे कैसे आसान हो जाता है। अच्छा, ये मेथड को कब इस्तेमाल करना चाहिए? यहां पर ना एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जब एरिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एम अपॉन ई डायग्राम का जब एरिया कैलकुलेट आसान होना है, तब इसको यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन, कब कब यूज करना चाहिए इसको? जब एम अपॉन ई डायग्राम का एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुड बी यूज्ड व्हेन एरिया एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपको पता है क्या होता है? सेंट्रोइड पता है सबको? व्हेन सेंट्रोइड ऑफ एम अपॉन ई डायग्राम कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। बेंडिंग इक्वेशन कब बताएंगे सर? क्या होता है ये बेंडिंग इक्वेशन? पहले मुझे तो बताओ कि बेंडिंग इक्वेशन होता क्या है, तब मैं बताऊंगा। ये सारे पॉइंट्स लिख लिए? हैव यू रिटन ऑल दीज पॉइंट्स? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, या फिर सेंट्रोइड को हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जहां पर पूरा का पूरा मास कंसेंट्रेटेड हो या फिर एरिया कंसेंट्रेटेड हो, एरिया का सेंट्रोइड है ना। हाँ, मास या एरिया कंसेंट्रेटेड हो जहां पर फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हारी वजह तो बहुत अच्छी है फोकस नहीं होने की, तो एक जगह फोकस लगा लो, वहीं फोकस लगा लो, है ना। दो दो जगह कैसे फोकस लगेगा? वहीं फोकस लगाओ, कुछ फायदा हो जाएगा शायद, पढ़ाई का फायदा बाद में उठा लेना, ठीक है। फर्स्ट क्लास में कुछ डाउट था, प्लीज 5 मिनट में बता देंगे। हाँ, 9:30 के बाद आप पूछ लेना, ठीक है। साइड प्लीज ये लो। सर ये पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट क्या तुम 1 2 3 4 कौन से पॉइंट के बारे में पूछ रहे हो? जूम प्लीज। हाँ, यहां पर जो सेंट्रोइड होगा ना वो एरिया का सेंट्रोइड होगा, ठीक है। जब हम पहले फिजिक्स में पढ़ते थे ना, वहां पर हम मास का सेंट्रोइड लेते थे। रिया ने सही जवाब दे दिया तुमको, गणेश। नहीं, गणेश ही थे ना, कि वहां तो कुछ नहीं होगा। वहां पर फोकस रखोगे तो यहाँ शायद कुछ हो सकता है, तो ये भी फोकस खो दोगे। ये सही सेवेज रिप्लाई। फोर्थ पॉइंट, दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन एरिया, अब मतलब इसका हिंदी करके समझाऊं क्या? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब एम अपॉन ई डायग्राम का सेंट्रोइड और एरिया आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तब ये यूज कर सकते हैं। अब आप स्पेसिफिक अगर पूछना चाहो कि एम अपॉन ई डायग्राम क्या होता है, तो वो हम बताएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब हम ये समझते हैं, देखो यहां पर ना इस मेथड के अंदर दो थ्योरम है। एक बार सब पॉइंट समझा समझा दीजिए, कौन से पॉइंट में दिक्कत है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। ये वाला पॉइंट पहले से ही दो मेथड में सब में समझ चुके हैं, ठीक है। उसमें था नॉट वैलिड, इसमें आ गया कि वैलिड है ना। ये वाला दो मेथड में समझ चुके हैं, फिर से समझाने क्या, ये दो पॉइंट्स हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन पता हो, जीरो स्लोप और जीरो, देखो
जैसे हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, मान लो एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन पता है, ये वाला पॉइंट है जहां पर जीरो स्लोप है जीरो डिफ्लेक्शन है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर ये बीम सिमेट्रिकली लोडेड है, कैसे भी हो, चाहे पॉइंट लोड हो चाहे यूडीएल हो, सिमेट्रिकली लोडेड है, तो जीरो स्लोप कहां पर होगा, एकदम मिड पॉइंट पर जीरो स्लोप हो जाएगा इसमें भी, और एकदम मिड पॉइंट पर जीरो स्लोप हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन कहां होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर जीरो डिफ्लेक्शन होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर जीरो डिफ्लेक्शन होगा। तो जब पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन पता होंगे तब ये मेथड आसान हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक। नाउ दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन एरिया एंड सेंट्रोइड। जब एम अपॉन ई डायग्राम पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाउ आगे हम थ्योरम्स देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरम है। दो थ्योरम है इसके अंदर, देयर आर टू थ्योरम्स, दोनों थ्योरम देख लेते हैं। तो थ्योरम वन और थ्योरम टू। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं पहले, ऑब्वियसली पहले फर्स्ट थ्योरम ही देखेंगे। चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी, change in slope from section A to section B, theta B minus theta A is equal to area of m upon EI diagram area of m upon EI diagram between section A and B. बिटवीन सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। ठीक है, तो दो सेक्शन है हमारे पास कोई बीम है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए कैंटिलीवर बीम ही ले लेते हैं, ध्यान से समझना, समझते चलना। कैंटिलीवर बीम है हमारे पास और हमसे बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। अब मान लेते हैं कि दो सेक्शन ले लिए हमने, सेक्शन ए यहां पर ले लिया हमने। हम समझदार हैं, अगर हम समझदार हैं ना तो सेक्शन ए यहां पर ले लेंगे, ठीक है। वो समझदारी कैसे आई हमें वो बाद में पता चलेगी, क्यों समझदार हैं ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझदार हैं। हमने सेक्शन ए यहां पर ले लिया और सेक्शन बी यहां पर ले लिया, ठीक है ना। तो चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। अब जब ये बीम लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्ट होगी, मान लो किसी भी तरह की लोडिंग लग रही है, लोडिंग इस तरह की है, ठीक है। ये इस तरह की लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्टेड शेप इसका आ गया ऐसा, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है ना। तो ये पहली थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। देखो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर लोडिंग है, लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन है, ठीक है। दो सेक्शन ले लिए ए टू बी। पहला थ्योरम क्या कह रही है, चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। सेक्शन ए से सेक्शन बी तक गए, स्लोप में कितना चेंज आया उसको क्या कहेंगे, थीटा बी माइनस थीटा। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत हमने यहां से की थी, यहां का स्लोप कैलकुलेट किया और फिर हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए सेक्शन बी तक पहुंचे। यहां सेक्शन बी तक पहुंचे तो स्लोप हमने कैलकुलेट किया, फिर ये थीटा बी। तो यहां पर स्लोप था थीटा ए, यहां पर स्लोप था थीटा बी। तो हम क्या कहेंगे, चेंज कितना आया, चेंज आया फाइनल में से जो इनिशियल हो गया वो माइनस कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, उतना चेंज आया। तो चेंज इतना आ गया, थीटा बी माइनस थीटा ए। अब ये थीटा बी माइनस थीटा ए थ्योरम वन कह रही है कि ये किसके बराबर होगा, ये थीटा बी माइनस थीटा ए ये होगा बराबर किसके, इन दोनों के बीच में एम अपॉन ई डायग्राम का जो एरिया होगा उस एरिया के बराबर ये चेंज इन स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अभी एम अपॉन ई डायग्राम नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ तो लो कि एम अपॉन ई डायग्राम कुछ बनता होगा, बना लेंगे अभी, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, वो एरिया के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। एम अपॉन ई डायग्राम नाम की कुछ चीज होती है, एम अपॉन ई डायग्राम कुछ होता है ना, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया के तो कैलकुलेट करना आता ही है, ठीक है। एरिया कैलकुलेट किया, वो जो एरिया आएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एम अपॉन ई डायग्राम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि जब हमने सेक्शन ए यहां पर चूज किया तो हमने समझदारी कैसे दिखाई। समझदारी ये दिखाई कि इससे जब हमने सेक्शन ए यहां पर चूज कर लिया ना तो समझदारी हमारी ऐसे है कि यहां पर स्लोप जीरो है,
तो डायरेक्ट थीटा बी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? थीटा ए तो जीरो ही हो गया, ठीक है ना, थीटा बी भी नहीं पता, और किसी और सेक्शन पे हमें स्लोप भी नहीं पता, किसी और सेक्शन पे स्लोप भी नहीं पता, और बी पे भी स्लोप नहीं पता, ना थीटा ए पे, ना ए पे स्लोप पता है, ना बी पे स्लोप पता है, ठीक है। ना ए पे स्लोप पता, ना बी पे स्लोप पता, कहीं स्लोप नहीं पता, ठीक है ना। तो जब एरिया कैलकुलेट करेंगे, और थीट ए मान लो मैंने यहां पर ले लिया था, तो मैंने क्या गड़बड़ की कि मुझे ए भी नहीं पता, मुझे बी भी नहीं पता, तो दो अननोन हो गए, इक्वेशन तो हमारे पास एक ही आएगी। एरिया तो बस एरिया कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है, मान लो कर लिया आपने कैलकुलेट, तो इसके बीच में किया, तो थीटा बी भी अननोन है, थीटा ए भी अननोन है, दो दो चीजें कैसे पता चलेंगी? तो समझदारी क्या होगी, जहां पर हमको पता है पहले से कि यहां पर स्लोप जीरो है, जहां पर पता है पहले से कि यहां पर स्लोप जीरो है, ठीक है ना, उससे माइनस करो ना, तो आसान नहीं हो जाएगा फिर ये मेथड। दिस मेथड शुड बी यूज्ड, कब यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, जब एरिया, नहीं 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 नहीं, ये वाला, दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट, कब आसान हो जाएगा ये, जब पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप पता होगा, जीरो स्लोप पता है हमको पहले से, ठीक है ना, तो वो वाला सेक्शन चूज कर लेंगे, या जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट पता हो, है ना। अगर जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स पता है, तब ये मेथड ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर हुई ये बात, बताओ जरा, क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो फिर यहां पर ना मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, अभी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था, अब जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा बी माइनस थीटा ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम अपॉन ए आई डायग्राम, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ये इसके बराबर हो जाएगा थीटा बी माइनस थीटा ए। क्लियर है, सबको क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, 200% क्लियर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब एक काम करते हैं, फिर से चैट बंद करते हैं, जब चैट बंद होती है ना तभी अच्छे से समझ में भी आता है और हम समझा भी पाते हैं, ठीक है। अब थ्योरम 2 पे चलते हैं। थ्योरम 2, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, सेकंड थ्योरम कह रही है, सेकंड थ्योरम इज सेइंग द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी, the deflection at any point B with respect to tangent at A with respect to tangent at A, तो यहां पर भी, अच्छा, टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन point A and B about B, between point A and B about point B, about point B, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखो अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, ठीक है ना। अब यहां पर भी ना फिर से हम समझदारी क्या करेंगे, समझदारी ये करेंगे कि अगर हमने पॉइंट ए को यहीं पर ले लिया, ठीक है ना, पॉइंट ए को जब हमने यहां पर ले लिया तो हमने बहुत बड़ी समझदारी कर दी। कैसे, इसमें तो और ज्यादा समझदारी कर दी, वरना तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। देखो टेंजेंट एट ए क्या होगा, व्हाट विल बी द टेंजेंट एट ए, ये समझो सबसे पहले तो ए पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब ये डिफ्लेक्टेड शेप बन गया, अब डिफ्लेक्टेड शेप का टेंजेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग होना, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और है, ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह पर टेंजेंट कुछ और है ना, इस जगह पर टेंजेंट कुछ और है ना, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और है, लेकिन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कब होगा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कब होगा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल ए पर होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल, ये ए पर है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, कि डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी, बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है,
लेकिन सीधा सीधा डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, डिफ्लेक्शन आड़ा टेढ़ा घुमा फिरा के बता रहा है। क्या बता रहा है? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, बी पर जो डिफ्लेक्शन है ना विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए पॉइंट के, ए पॉइंट का जो टेंजेंट था ना, ए पॉइंट का टेंजेंट था, उस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में जो यहां पर डिफ्लेक्शन आया है ना, इसकी वैल्यू बता रहा है। तो ये कैसे आएगी वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ना, ये समझो कि ये वाला डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमारे पास बीम थी, ये रही, ये थी हमारे पास बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम ही बना देते हैं। तो ये थी हमारे पास बीम, और इसके ऊपर, बीम के ऊपर मान लो कोई सा भी लोडिंग लग रही है, यूडीएल हो सकती है, पॉइंट लोड हो सकता है, जिस भी तरह से है लोडिंग इस तरह से लग रही है। तो बीम का जो डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है ना, डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से बन रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप इज लाइक दिस, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज, अच्छा ये वाला पॉइंट, अभी बी पॉइंट तो हमको ये पता है, हमने मान लिया कि ये रहा हमारा पॉइंट बी, ठीक है ना। तो बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन हमको कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, अगर हमने पॉइंट ए यहां पर चूज नहीं किया, हमने पॉइंट ए यहां चूज कर लिया है ना, किसी ने होशियारी दिखाई, सर मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो यहां से भी कैलकुलेट कर लूंगा, पॉइंट ए यहां पर चूज कर लिया, पॉइंट ए इधर चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है इस मेथड में, टेंजेंट एट ए बनाना है, ए पर आप टेंजेंट बनाओगे। तो टेंजेंट क्या होता है, ये रहा टेंजेंट, टेंजेंट एट ए बना दिया। अब ये वाला मेथड क्या कहता है कि आपको ना सीधा सीधा डिफ्लेक्शन नहीं बताया जा रहा है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए बताया जा रहा है। यानी टेंजेंट एट ए पर जो टेंजेंट बनाया ना, वो ये टेंजेंट जा रहा है, और पॉइंट बी का जो डिफ्लेक्शन है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू बताई जा रही है, ये वाली वैल्यू बताई जा रही है। तो आपने ये वैल्यू पता कर ली, क्या हो गया इससे, आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिला क्या बी का, बी का डिफ्लेक्शन मिला टोटल, नहीं मिल पाया। अब आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा, अब ये फाइंड करो पहले, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको डिफ्लेक्शन एट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डिफ्लेक्शन ही तो कैलकुलेट करने बैठे थे, तो एक ही डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके बी का करेंगे क्या तिकड़म बढ़ा के, है ना। तो पहले डिफ्लेक्शन एट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहां पर थीटा एट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए का स्लोप भी कैलकुलेट करो। फिर ये वाला जो डिफ्लेक्शन आएगा ना, ये वाला डिफ्लेक्शन, ये कितना आएगा, ये वाला डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास थीटा ए इंटू दिस लेंथ, थीटा ए इंटू दिस लेंथ। ये वाला डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ये हम देख चुके हैं ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, ये ट्राइंगल बन जाता है ना। तो ये वाला डिफ्लेक्शन आ जाएगा थीटा ए इंटू, लेटस से ये लेंथ थी ए, ये लेंथ थी ए, और ये लेंथ थी बी, ये लेंथ थी बी, ठीक है। तो थीटा ए इंटू बी आ जाएगा, प्लस डेल्टा ए करोगे, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू बी, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम डेल्टा बी बाय ए बोलते हैं। डेल्टा बी बाय ए का मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। ये तीन चीजें करोगे ना ऐड, तीन चीजें कैलकुलेट करोगे, तब आपके पास टोटल डिफ्लेक्शन आएगा बी पर, है ना। तो ये क्या, ये समझदारी है, या फिर ये समझदारी है कि आपने ए पर ही टेंजेंट बना दिया और सीधे ये वाली जो थ्योरम है इससे पता चल गया कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए का टेंजेंट हॉरिजॉन्टली है, तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए आया वो ही आपका डिफ्लेक्शन आ गया, है कि नहीं। क्या समझदारी है, और ये कैसे करना है ये समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन जब पता है तो आसान हो जाएगा, पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप भी पता है और पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन पता है, तब ये आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ये मेथड कब आसान होगा, जब आपको पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप पता है, पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन पता है। और फिर आपको समझदारी भी दिखाना जरूरी है, आपने बीच में से कहीं पॉइंट ए ले लिया और फिर आपने कैलकुलेशन कर दी तो बस हो गया काम। क्लियर है। आदित्य सैनी, आदित्य, अनन्या सिंह है, अच्छा मुझे आदित्य सिंह दिखाई। चलो ये वाला क्लियर है। एरिया बताएंगे ना तुम पहले एरिया पे पढ़े हो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, एरिया तो बता ही देंगे अभी, ठीक है। एरिया क्लियर है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर है। चलो अब मोमेंट एरिया मेथड में ना हम एम अपॉन ई आई डायग्राम पहले सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे, एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम अपॉन ई आई डायग्राम ये सीखना है।
अभी तक हम लिखते आते क्या, ई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 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 ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ई आई अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है, ई आई अगर वेरिएबल है तो क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल लिया और ये एग्जांपल कुछ ऐसा है कि अब आप लोगों के ना तोते शायद उड़ेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनते जाना, सारी चीज़ें ना ध्यान से देखते जाना, नहीं तो फिर ना रिपीट करना पड़ेगा आपको, बार बार लेक्चर ना रिपीट कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखते जाना है। ये हमारे पास बीम है, ठीक है ना। अब ये बीम है, इसकी लेंथ क्या है, एल, दिस लेंथ इज L/2 एंड दिस लेंथ इज L/2। यहाँ पर जो ई आई है ना, अब कांस्टेंट नहीं है, इस यहाँ पर तो ई आई के बराबर है, और यहाँ पर जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है ना, ये 2 EI के बराबर है, 2 EI के बराबर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लेंथ भी ना L/2 की जगह मैं एक काम करता हूँ, लेंथ रख देता हूँ 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, और ये लेंथ रख देता हूँ 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं मोमेंट लगा देता हूँ, मोमेंट लगा देता हूँ मैं इस तरह से, ऐसे, है ना। एंड मोमेंट 100 किलो न्यूटन मीटर का, 100 किलो न्यूटन मीटर का। आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, बना पाओगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो आप, कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, विल यू बी एबल टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यस और नो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएंगे, ये बताओ, बना लिया आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या नहीं, कैसा होगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट बी एंड टेंजेंट को जो लाइन मिलाएगी वो 90 डिग्री एंगल पे होगा, पॉइंट बी, पॉइंट बी, और जो टेंजेंट को लाइन मिलाएगी वो वर्टिकल लाइन होगी। 90 डिग्री तो कहीं से कोई सा भी एंगल दिखाई नहीं दे रहा मुझे, किसी को कोई 90 डिग्री एंगल इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है ना 90 डिग्री एंगल, वर्टिकल है ये, वर्टिकल, इट विल बी वर्टिकल, ठीक। अच्छा, आपने कहा कि M/EI डायग्राम रेक्टेंगल होगा, कैसे रेक्टेंगल होगा, यहां पर देखा सारे मोमेंट्स का समेशन कर दिया 100 किलो न्यूटन पर मीटर, यहां पर देखा 100 किलो न्यूटन मीटर, यहां पर देखा 100 किलो न्यूटन मीटर, तो किसी भी सेक्शन पर आप देखोगे समेशन ऑफ मोमेंट्स टुवर्ड्स द राइट क्या आएगा, 100 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, यू विल गेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो जो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आ रही है, मान लो ये आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना, 100 किलो न्यूटन मीटर, ये होगी 100 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर भी आ गई 100 kNm, 100 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मुझे बनाना है M/EI डायग्राम, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक M/EI डायग्राम। तो M/EI डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेंडिंग मोमेंट है, M रिप्रेजेंट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, M की वैल्यू, यहाँ पर M क्या है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर M क्या है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर M क्या है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर M क्या है, यहाँ क्या, ये हर जगह पर M क्या है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ये आ गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ अब मुझे बनाना है M/EI डायग्राम। तो नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, हर जगह पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है यानी M, उसको उस जगह के EI से डिवाइड कर देना है, समझ में आया, 1000 हो जाएगा। तुम्हारे नाम में के है, 2 बार के है, तो तुम एक जीरो ऐड कर दोगे क्या, ठीक है। यहां पर M कैलकुलेट किया बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और यहाँ का EI देखा, तो M को क्या किया, EI से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर M देखा कितना है, यहाँ पर EI देखा, M को EI से डिवाइड कर दिया। तो जब हर जगह के हर लोकेशन के मोमेंट को हर लोकेशन की EI से डिवाइड करते जाएंगे तो वहां का M/EI डायग्राम मिल जाएगा, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू है, 100,
यहाँ पर ई आई की कितनी वैल्यू है, ई आई, तो यहाँ का जो एम अपॉन ई आई आ जाएगा वो 100 अपॉन ई आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर जो ई आई की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन ई आई आ जाएगी, और ऐसे ही 100 अपॉन ई आई पूरे के पूरे पार्ट के लिए आ जाएगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एम अपॉन ई आई की वैल्यू आ जाएगी वो 100 अपॉन ई आई आ जाएगी। हाँ कि ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। दिस वैल्यू विल बी 100 अपॉन ई आई, एम अपॉन ई आई। इतने से इतने पार्ट के लिए, पूरे के लिए बेंडिंग मोमेंट तो था 100 100 100 100, और ई आई हर जगह था ई आई ई आई ई आई ई आई ई आई। तो यहाँ पर भी 100 अपॉन ई आई, यहाँ पर भी 100 अपॉन ई आई, 100 अपॉन ई आई, 100 अपॉन ई आई, पूरे के लिए 100 अपॉन ई आई। ठीक है, मूवमेंट में लेंथ मल्टीप्लाई होता है ना। तुम बेटा क्या बताएं, तुमने कि बहुत अच्छे से रिवाइज किया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। मेरी तो आंखों में आंसू आते जा रहे हैं अब तुम्हारे बी एम डी एस एफ डी की कंडीशन को देख के। लोड में लेंथ मल्टीप्लाई होती है कि मूवमेंट दिया, मूवमेंट में भी लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे। मूवमेंट तो खुद ही मूवमेंट है बेटा, उसमें भी लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या। फिर तुम यूडीएल में भी अकेली लेंथ मल्टीप्लाई कर देना, एल स्क्वायर बाय 2 मत करना। तुमने कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ भी रिवाइज नहीं किया, बस किताब पटकी, क्लास खत्म हुई, खत्म खेल। ये सर की दिक्कत है कि मेरे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, सर की दिक्कत है। हम तो सर को बोल रहे हैं सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अपने आप को दोष कौन देता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, है ना। चलो, तो ये चीज समझ में आई। यहां पर इतना एम अपॉन ई डायग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया। वो एसएफडी के ही पीछे पड़े हुए हैं गणेश भैया, पड़े रहो एसएफडी के पीछे, कॉन्सेप्ट कुछ और चल रहा है, एसएफडी गया। ठीक है, चलो ये इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही हम इधर सेक्शन पे पहुंचे, यहां पर क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट तो उतना ही है 100, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ई आई हो गया 2 ई आई। यानी अब हमें यहाँ के मोमेंट को 2 ई आई से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मोमेंट है 100 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ के ई आई कितना है, 2 ई आई है, 2 ई आई से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन ई आई। ठीक है, तो यहाँ से सडन ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 अपॉन ई आई। ठीक है, सो दिस विल बिकम कांस्टेंट 50 अपॉन ई आई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो जाएगा 50 अपॉन ई आई, एंड दिस विल बी द, ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली वैल्यू 100 अपॉन ई आई, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन ई आई। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम क्या होता है, ये चीज समझ में आई आपको। एम अपॉन ई आई क्या होता है, एम अपॉन ई आई डायग्राम क्लियर है, ये बता दो बस। ठीक है, बाकी बातें नहीं। तो एम क्लियर हो गया कैसे बनता है। ठीक है, एक आध दो और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, है ना। एम अपॉन ई आई डायग्राम के कुछ और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अब ना स्पीड में देखेंगे, ठीक है, स्पीड में देखेंगे। मान लो यहाँ पर ये रहा पॉइंट लोड, कि यहाँ पर बीम का कुछ, एक काम करते हैं, बीम का भी तो चेंज करना पड़ेगा ई आई, वरना एम अपॉन ई आई डायग्राम कैसे बनेगा। तो बीम का ई आई फिर से चेंज कर देते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, इतने आगे के आधे पार्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे के आधे पार्ट में चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। नाउ ये वाला तो ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा मोटा हो गया, कोई बात नहीं। हम ना फिर से ना इसको एक काम करते हैं, डिस्टेंस ना 4 मीटर और 4 मीटर कर देते हैं, 4 मीटर 4 मीटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ का ई आई लिख देते हैं 3 ई आई, और यहाँ का ई आई लिख देते हैं ई आई। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाओ आप लोग। ठीक है, ड्रॉ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाओ आप लोग।
तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, उससे एम अपॉन ई डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा नेगेटिव, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी नेगेटिव। कैसा बनेगा? यहाँ पर 0 होगा और यहाँ से चलते चलते -80 हो जाएगा, है ना। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? -80, -80 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने ना बाकी के दूसरे जो सब्जेक्ट पढ़ते थे ना कि बस थ्योरी थ्योरी है, पढ़ लिया समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो थ्योरी दोबारा से पढ़ लेंगे तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, जो मेथड्स हैं, है ना, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये अभी क्लास में नहीं समझे ना तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ रिवाइज करो, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास, है ना, देखते चलो। या तो आपने योजना बना रखी है कि 2-3 साल बाद क्लियर करेंगे, बाद में देखेंगे, तो फिर बात अलग है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए, क्योंकि उस योजना में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो आपका डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन होता है वो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी -40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर है ना। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना। तो जिस जगह पर यही चेंज हो रहा है वहां पर भी हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब एक बात बता दो कि यहाँ पर एम अपॉन ई डायग्राम जब बनाएंगे, एम अपॉन ई डायग्राम में ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना था? 0। 0 से ई डिवाइड कर दिया, बेसिकली 3 ई डिवाइड कर दिया, तब भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर था -40, -40 था, तो यहाँ पर एम अपॉन ई कितना हो जाएगा? -40/3 ई, यानी -13.3333 ई, ठीक है। सो -13.3333 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -13.33/EI, ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये इस वाले पार्ट के लिए। लेकिन जैसे ही इस वाले पार्ट में आएंगे यहाँ पर आ जाएगी -40, सीधे -40 पहुंच जाएगी। तो यानी यहाँ पर सडन जंप देखने को मिल जाएगा, ऐसे ये आ जाएगी -40 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद के लिए क्या होगा? इसके बाद के लिए ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी -80, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी -80। अब ये जहाँ तक भी जा रहा होगा दिख नहीं रहा, ठीक है। सो दिस विल बी -80/EI। तो ये m अपॉन ई डायग्राम बनाना आ गया। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी ये -40 थी, -40 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? -40 को हमने इसके 3 EI से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया था? यहाँ पर आ गया था -40/EI, यहाँ पर था -13.33/EI और यहाँ पर आ जाएगा -80/EI। गॉट इट? समझ में आया? सबको समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया m/EI। अब ठीक है, अब वापस से चलते हैं। अब मोमेंट एरिया मेथड से कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड से चलो आसान से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लोड लगा दिया P, ठीक है। यहाँ पर लेंथ है L और यहाँ पर ये है EI। हालांकि नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रिज्मेटिक के लिए देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम कन्वेंशनल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेथड समझ लेते हैं, मेथड समझ में आ जाएगा तो फिर तो बाद में आप बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर m/EI डायग्राम कैसा बनेगा? m/EI डायग्राम बनेगा इस तरह का, ठीक है ना। दिस विल बी द m/EI डायग्राम। नाउ यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यहाँ पर होगी PL/EI। कोई दिक्कत? -PL/EI, दिस विल बी नेगेटिव। ये है m/EI डायग्राम। m/EI डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थ्योरम 1 हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट बी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो थीटा बी कैलकुलेट करना है, थीटा बी कैलकुलेट करना है और डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए और थीटा बी कैलकुलेट करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलो मैं सॉल्व करा देता हूं। पहला जो थ्योरम है स्लोप के लिए, जो थ्योरम है क्या है? थ्योरम 1,
थ्योरम वन क्या कहती है? थ्योरम वन कहती है थीटा बी माइनस थीटा ए क्या हो जाएगा? थीटा बी माइनस थीटा ए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ये एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इसके बीच का एरिया बस कैलकुलेट कर लो, बस एरिया कैलकुलेट कर लो, हो गया खेल, ठीक है ना। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला शेडेड एरिया, बस ये एरिया कैलकुलेट कर लेना है आपको। ठीक है, चलो कर लेते हैं, देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता। ये एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस है एल, और हाइट कितनी है? पहले यहां लिख दें, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, दिस इक्वल टू शेडेड एरिया, जो शेड कर दिया है, शेडेड एरिया, ठीक है। और ये जो शेडेड एरिया ये किसके बराबर है? हाफ बेस इंटू हाइट के। बेस कितनी है हमारी? लेंथ एल, हाइट कितनी है? माइनस पी एल अपॉन ई आई, माइनस पी एल अपॉन ई आई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ये आ जाएगा। और थीटा ए कितना है? 0 है। थीटा ए हमने जानबूझ के ये लिया था, तो स्लोप एट बी ये आ गया माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ठीक है, क्लियर है। ये थीटा बी आ गया। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज नॉट कांस्टेंट, तब भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। एम अपॉन ई आई डायग्राम आप बना पाओगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भले ही कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बना पा रहे हो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पा रहे हो, आप एम अपॉन ई आई डायग्राम बना पा रहे हो, फिर ही आपके ऊपर है आप एरिया कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं। बस एरिया ही तो कैलकुलेट करना है। तो जिस भी पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना आपको आता है, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये थ्योरम वन, थीटा भी आ गया। अब डिफ्लेक्शन एट बी कैलकुलेट करते हैं। तो थ्योरम टू क्या कहती है? थ्योरम टू कहती है, थ्योरम टू कहती है क्या? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो पॉइंट बी का जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना ए के रिस्पेक्ट में, है ना, ये डेल्टा बी के बराबर ही आ जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, यही डेल्टा बी के बराबर आ जाएगा। डेल्टा बी दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम एरिया अबाउट बी, अबाउट बी। तो बी के अबाउट ना इसका मोमेंट ले लेना है, पॉइंट बी के अबाउट इसका मोमेंट। तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये एरिया, ठीक है ना। और पॉइंट बी के अबाउट डिस्टेंस, पॉइंट बी के अबाउट जो डिस्टेंस है ना सेंट्रोइड का, तो यहाँ का सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2l/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेंट्रोइड का डिस्टेंस, सेंट्रोइड का डिस्टेंस हो जाएगा 2l/3। तो ये जो x बार है सेंट्रोइड का डिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा? डेल्टा बी विल बी इक्वल टू, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, माइनस पी एल स्क्वायर बाय 2 ई आई, माइनस पी एल स्क्वायर बाय 2 ई आई, ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया था, इनटू अब ये जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस है ना 2l/3, ये मल्टीप्लाई कर दो। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी कितना आ गया? माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, ये डेल्टा बी आ गया। तो क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है इससे? हाँ, अगर बोथ साइड फिक्स हुआ तो दोनों स्लोप 0 हो जाए। वीडियो फिर से प्ले कर देना है, पूरा समझाऊंगा मैं दोबारा से, एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी है ना। एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाना जानते हो तो एम अपॉन ई आई डायग्राम बड़े आराम से बना लोगे। यहां पर ई आई कॉन्स्टेंट है, ई आई इज कॉन्स्टेंट इस केस के लिए। तो कॉन्स्टेंट ई आई है तो शेप तो एकदम वैसे ही बन जाएगा जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बन जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरम खत्म, कंप्लीट, क्लियर, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड ना थोड़ा सा अच्छा मेथड है, बड़ा मेथड है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम मेथड के ऊपर ना ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट बीम मेथड पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं,
तो कॉन्जुगेट वी मेथड थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये मेथड, ठीक है ना। तो एक मिनट में कॉन्जुगेट वी मेथड पे पहुंचूं। जस्ट अ मिनट। हाँ, डिफरेंट शेप्स के एरिया सेंट्रोइड बता दीजिए। देखो जो आपके काम आने वाला है ना, वो दो ही तरह के शेप हैं, ठीक है। दो तरह के शेप आपके काम आने वाले हैं, पैराबोलिक स्पेंड्रेल एंड पैराबोलिक सेमी सेगमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया राइट डाउन। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो, यहां पर हमारे पास इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। और फिर यहां पर भी हमारे पास इस तरह का पैराबोला है। दोनों ही सेम पैराबोला है, बोथ आर सेम पैराबोला। दोनों ही सेम पैराबोला है, ठीक है। ये दोनों सेम पैराबोला। अब अगर मैं ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है ना, या फिर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो केस वन में जो पहले वाला एरिया है वो ज्यादा है, या केस टू में दूसरा वाला एरिया ज्यादा है? कौन सा वाला एरिया ज्यादा है? यहाँ का शेडेड एरिया ये ज्यादा एरिया है, या फिर यहाँ वाला एरिया? सर एरिया क्यों मल्टीप्लाई किए? मोमेंट ऑफ एरिया लिखा है। थ्योरम टू पढ़ो, स्टेटमेंट है ना, थ्योरम टू का स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या लिखा है पता चल जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट वाले का एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब लेट अस से दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h, ये हाइट है h यहां पर, है ना। ये बेस विड्थ है b, ये बेस विड्थ है b, ठीक है। ये हाइट है h, है ना, और ये विड्थ है p, ठीक है। तो यहां पर पहले वाले केस में जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? अगर ये पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? बी एच, एच भी हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? दिस शेडेड एरिया, दिस शेडेड एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2/3 बी एच। ये शेडेड एरिया हो जाएगा 2/3 बी एच, राइट, ठीक है। यहां पर ये वाला जो एरिया हो जाएगा ना, ये वाला एरिया, ये एरिया हो जाएगा 1/3 बी एच। अच्छा, इन दोनों एरियाज को ऐड करें तो पूरे रेक्टेंगल का आना चाहिए ना, इन दोनों एरिया को अगर ऐड कर दें तो पूरे रेक्टेंगल का आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा BH/3 या 1/3 BH, ठीक है। दिस विल बी दिस मच एरिया। दोनों को ऐड करें तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा BH, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज बेस विड्थ B, है ना। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, ये सेंट्रोइड का डिस्टेंस है, ठीक है। इसका सेंट्रोइड सपोज यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है, इस जगह पर सेंट्रोइड है, ठीक है ना। तो दिस विल बी 3B/8, ये हो जाएगा 3B/8, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5B/8, 5B/8, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा 3H/5, और ये हो जाएगा 2H/5, ठीक है। दिस इज द सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है इस एरिया का। तो ये सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, ये वाले केस में यहाँ पर सेंट्रोइड है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा B/4, 1/4, और ये हो जाएगा 3B/4, 3/4,
ठीक है, 3/4 डिस्टेंस। यहाँ पर हो जाएगा 3h/10, दिस डिस्टेंस विल बी 3h/10, और बाकी का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 7h/10, 7h/10। ठीक है ना। तो ये वाले एरियाज याद तो रहते नहीं है, रहते हैं क्या डिस्टेंसेस सेंट्रोइड के? लिख लिया सबने? तो ये एक्चुअली याद करने वाली चीज है, रटने वाली चीज है। सर सेंट्रोइड कहाँ से लेंगे? नॉन जीरो और जीरो पॉइंट, मतलब नहीं समझा मैं, नॉन जीरो और जीरो पॉइंट। हाँ जीरो से ही लेंगे। ठीक है, डन, लिख लिया। अब एक काम करें, कॉन्जुगेट बीम मेथड पे चलें। कॉन्जुगेट बीम मेथड लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड के ना बारे में पॉइंट्स लिखा देते हैं। ठीक है, जितना बचा रह जाएगा, जितना हो जाता है उतना आज कर लेते हैं, जितना बचा रह जाएगा कल कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो सबसे पहले ना पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, और शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेंगे। सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल है? प्रिज्मेटिक प्लस नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, दोनों के लिए ही सूटेबल है। ठीक है, तो मोमेंट एरिया में क्या था? मोमेंट एरिया में EI अगर कांस्टेंट है पूरी बीम का तो वो हो जाएगा प्रिज्मेटिक मेंबर, और अगर EI चेंज हो रहा है तो मतलब नॉन प्रिज्मेटिक। ठीक है, दोनों के लिए वैलिड था ना। ठीक है, अगला पॉइंट, कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड फॉर members with internal hinges also, for members with internal hinges also। ठीक है, तो किन्हीं मेंबर्स में अगर इंटरनल हिंजेस हैं तो वहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी तक का ये पहला मेथड है जो इंटरनल हिंजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी वाला पॉइंट था वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन, दिस मेथड इज सुटेबल सुटेबल व्हेन, कब कब सुटेबल है? व्हेन एरिया ऑफ M upon EI डायग्राम, एरिया ऑफ M upon EI डायग्राम सेंट्रोइड ऑफ एरिया ऑफ M upon EI डायग्राम, सेंट्रोइड ऑफ एरिया ऑफ M upon EI डायग्राम, ये दो चीजें जो हैं, दीज कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ये दोनों चीजें अगर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले मेथड से इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें ये अंतर आ गया कि देखो मोमेंट एरिया मेथड में और इसमें क्या अंतर आ गया कि ये ना इंटरनल हिंजेस के साथ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, बाकी मोमेंट एरिया मेथड में जो पॉइंट्स थे वो यहां पर भी हैं। ठीक है, अब यहां पर ये समझते हैं कि ये कॉन्जुगेट बीम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, कॉन्जुगेट बीम का मतलब क्या है? तो कॉन्जुगेट बीम होता क्या है ये लिख लेते हैं। सर मेरा गेट में 36 नंबर है, कुछ होगा क्या? 36 नंबर पे क्या होगा? कोई NIT वगैरह से एमटेक कर सकते हो, किसी NIT से एमटेक वगैरह हो सकती है। ठीक है, चलो ये लिख लिया, आगे चलते हैं। कॉन्जुगेट बीम मेथड, अच्छा मैथ और एप्टीट्यूड कितने मार्क्स की आती है?
13, 15 कितने हो गए? 28, है ना? ये 28 नंबर यहाँ से मैथ और एप्टीट्यूड से। फिर आपने दो सब्जेक्ट पढ़े, कौन से? जियोटेक 15 मार्क्स, एनवायरमेंट 15 मार्क्स, ठीक है, हो गए 30 मार्क्स। अगर आप ना ये चार चीजें पढ़ते हो साल भर, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जियोटेक, एनवायरमेंट, ठीक है, तो 58 मार्क्स का 58 मार्क्स की आपने इतनी तगड़ी तैयारी कर ली है, इतनी तगड़ी तैयारी कर ली है कि आप इसमें से 50 नंबर तो ला ही सकते हो, है कि नहीं? साल भर अगर ये चार सब्जेक्ट पढ़ते रहो, मैथ, एप्टीट्यूड, जियोटेक, एनवायरनमेंट, 58 में से 50 नहीं ला पाओगे? साल भर पढ़ो, इतनी भयंकर प्रैक्टिस कुछ, ठीक है। 36 पर एनआईटी भी नहीं मिलेगा, अरे बेकार सी ब्रांच मिल जाएगी, बेकार से एनआईटी में मिल तो जाती होगी, ठीक है। तो अब जब आप चार सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे साल भर में ढंग से, है ना, 58, तो फिर क्या है? फिर ऐसे कौन नौकरी देगा? तुम नौकरी में क्या करोगे? नौकरी में काम नहीं करना पड़ता क्या? नौकरी में भी भयंकर काम करना पड़ता है ना? पढ़ाई में तो बहुत कम काम करना पड़ता है, नौकरी करने वालों से पूछो, ऐसी तैसी हो जाती है, उनको पढ़ाई करने का मौका मिले ना, लेकिन अब पढ़ाई करने का मौका मिलता नहीं है उनको, वो तो पढ़ाई में ऐसा फोड़ देंगे एकदम, ठीक है। लिखो, कॉन्जुगेट बीम, अच्छा ये इसके पॉइंट्स लिखाएं क्या या समझा दें? ये तो मैंने ये बताया कि बस 4 मार्क्स, चार सब्जेक्ट से ही आप 50 मार्क्स ला सकते हो, मैंने इतना बताया, ठीक है। कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम, कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम। कॉन्जुगेट बीम क्या होती है? एक इमेजिनरी बीम होती है ना? कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम हुज लेंथ इज सेम ऑफ हुज, देखो कॉन्जुगेट बीम धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आप लिखते चलो कि कॉन्जुगेट बीम है क्या, है ना? हुज लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ रियल बीम, एज दैट ऑफ रियल बीम, ठीक है। सेकेंड, लोडिंग ऑफ कॉन्जुगेट बीम विल बी, loading of conjugate beam will be m upon EI diagram of real beam, m upon EI diagram of real beam, ठीक है। थर्ड पॉइंट, if m upon EI diagram of real beam is positive, if m upon EI डायग्राम ऑफ रियल बीम, ये सारी चीजें ना मैं समझा दूंगा आपको, अभी आप लिखते चलो, ठीक है। ऑफ रियल बीम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, then loading of conjugate beam will be upwards, then loading on conjugate beam will be upwards, will be upwards, ठीक है, full stop. Fourth point, if m upon EI diagram of real beam, if m upon EI diagram of real beam is negative, तो लोडिंग क्या हो जाएगी? अगर m अपॉन ई आई डायग्राम था पॉजिटिव, तो जब भी पॉजिटिव चीज होती है वो क्या होती है? ऊपर की तरफ। तो m अपॉन ई आई डायग्राम देखो, लोडिंग ऑफ कॉन्जुगेट बीम पे जो लोडिंग होगी ना, वो रियल बीम का m अपॉन ई आई डायग्राम होगी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रियल बीम के लिए m अपॉन ई आई डायग्राम बनाना पड़ेगा। m अपॉन ई आई डायग्राम आपने सीख लिया। अब ये जो m अपॉन ई आई डायग्राम है ना, उसको एज अ लोडिंग लगा दोगे कॉन्जुगेट बीम के ऊपर। अब m अपॉन ई आई डायग्राम अगर आ गया पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लोडिंग कैसी लग रही होगी? ऊपर की तरफ, है ना, वाई डायरेक्शन में, ठीक। एम अपन ये डायग्राम आ गया नेगेटिव, तो वाई डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ लग जाएगी लोडिंग, ठीक है, डाउनवर्ड लोडिंग हो जाएगी, ठीक। चलो आगे, इफ एम अपन ये डायग्राम ऑफ रियल बीम इज नेगेटिव, then loading on conjugate beam will be downwards, then loading on conjugate beam will be downwards,
लोडिंग ऑन कॉन्जुगेट बीम विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पॉजिटिव है तो लोडिंग अपवर्ड हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो लोडिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है ना। इफ हम होते हैं डी आई डायग्राम ऑफ रियल बीम, लिखना है यहाँ पर, of real beam is positive, then loading on conjugate beam will be upwards. If I am putting a diagram of real beam is negative, then loading on conjugate beam will be downwards. ठीक है, समझाइए। चलिए बताइए कौन सा पॉइंट समझाएं। कॉन्जुगेट बीम एक इमेजिनरी बीम है। देखो हमारे पास एक रियल बीम दी रहेगी, मतलब जो भी बीम गिवन है वो रियल बीम है, वो असलियत की बीम है। फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड में क्या करते हैं, इस रियल बीम के बराबर की ही लेंथ की एक कॉन्जुगेट बीम बना देते हैं, है ना। रियल बीम जो है इसकी ही बराबर की लेंथ की एक कॉन्जुगेट बीम हमने बना दी। कॉन्जुगेट बीम बना दी, लंबाई बराबर हो गई, उस पर लोडिंग क्या होगी, लोडिंग क्या होगी कॉन्जुगेट बीम के ऊपर, लोडिंग बनानी पड़ेगी ना। लोडिंग बनाएंगे, क्या होगी लोडिंग, लोडिंग ऑन कॉन्जुगेट बीम क्या हो जाएगा, एम अपॉन ई डायग्राम ऑफ रियल बीम। जैसे मान लो पिछले वाले मेथड में हमने ये वाली बीम थी जो गिवन थी, ये रियल बीम थी, है ना, असलियत की बीम थी। इसके लिए हमने लोडिंग डायग्राम ये बना दिया, लोडिंग डायग्राम ये बना दिया। अब ये क्या है, नेगेटिव है ना, लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट बीम क्या होगी, कॉन्जुगेट बीम एक ऐसी बीम होगी जिसकी लंबाई तो रियल बीम जितनी होगी, तो इतनी ही लंबी हमने क्या बना दी, कॉन्जुगेट बीम बना दी। और इस कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोडिंग कितनी लग रही होगी, कितनी लोडिंग होगी बताओ जरा, हाउ मच विल बी द लोडिंग, लोडिंग होगी। अच्छा मैं ये बोल देता हूँ कि जो भी बोलेगा ना ऐसे कल करा दो सर, अब बस कर दो, ये ब्लॉक करने को बोल दूंगा मैं, तो फिर ब्लॉक ही हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट बीम ये रही जिसकी लंबाई रियल बीम के बराबर है। ठीक है ना। अब ये वाली जो लोडिंग है ना, लोडिंग इसके ऊपर लगा दी जाएगी। ये जो एम अपन ये डायग्राम आया रियल बीम का, ये लोडिंग डायग्राम बन जाएगा। अब ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है तो इसके ऊपर लोडिंग क्या हो जाएगी, लोडिंग हो जाएगी अपवर्ड, तो अपवर्ड लोडिंग लगा देंगे, है ना। तो इस पे लोडिंग कैसी हो जाएगी, सेम एम अपन ये डायग्राम बन जाएगा, इसके ऊपर लोडिंग डायग्राम, और ये किस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये लोडिंग डायग्राम बन जाएगा हमारी कॉन्जुगेट बीम के ऊपर। तो कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग समझ में आ गई या नहीं आई, कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर जो लोडिंग होगी, इस जगह पर जो लोडिंग होगी वो जीरो हो जाएगी, और इस जगह पर लोडिंग हो जाएगी वो माइनस पी एल अपॉन ई आई, बेसिकली पी एल अपॉन ई आई हो जाएगी, है ना, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में पी एल अपॉन ई आई। अरे उल्टा बोल दिया मैंने, लोडिंग नेगेटिव है ना, नेगेटिव लोडिंग डाउनवर्ड होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव का मतलब इट विल बी डाउनवर्ड। हाँ, लोडिंग इसके ऊपर डाउनवर्ड आ जाएगी, इट विल बी डाउनवर्ड लोडिंग, तो इस तरह से लोडिंग आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी रहेगी, पी एल। तो इस तरह से ये लोडिंग आ जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर पी एल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही है, नेगेटिव डाउनवर्ड होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्जुगेट बीम हो जाएगी अभी, लेकिन इसकी सपोर्ट कंडीशन नहीं पता, तो सपोर्ट कंडीशन हम बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। ओके हर्ष शुक्ला इतनी ज़्यादा बार बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज़, इज इट क्लियर। तो हमारी कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोडिंग हमने लगा दी, लोडिंग क्या होगी, एम अपॉन ई आई डायग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट, ये चीज़ क्लियर है सबको या नहीं है क्लियर, सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब आपके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी पुराने वगैरह डाउट्स हैं ना, डाउट ले लेते हैं, डाउट ले लें। यहाँ की जो थ्योरम है, आज मजा आया पढ़ने का।
वेब प्रॉब्लम है, अपने आप कमेंट जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। शायरी, चलो शायरी सुना देंगे। पर आप लोग ना पहले ये बताओ आपके, अब हमने कहा था ना कि हम डाउट लेंगे आखिरी के कितने देर, आखिरी के कुछ टाइम, कितनी देर के लिए मैंने कहा था डाउट्स लेंगे, कितनी देर के लिए मैंने कहा डाउट्स लेंगे? आखिरी के आधे घंटे हम डाउट्स लेंगे, आधे घंटे 15 मिनट हम डाउट लेंगे, ठीक है ना? तो ज़रा अब आप डाउट पूछो क्या क्या है। मोर्स थ्योरम 2 नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया उसमें, क्या नहीं समझ में आया? मज़ा आया आज? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मज़ा आया आज। मोर्स थ्योरम 2 में समझ में क्या नहीं आया, टेल मी, कौन क्या चीज़ समझ में नहीं आई? ठीक है, अब आप ऐसे मत बोलो कि सर समझ में नहीं आया, तो पूरा पूरा तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो पूछ लो। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है एसएफडी बीएमडी में, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो प्रैक्टिस करो ना बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बताओ, स्पेसिफिक डाउट पूछा करो। मोमेंट इज इक्वल टू, मोमेंट सर एम एक्स इक्वल टू आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, कहाँ पर? ये वाला? आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये यूडीएल के लिए तुम पूछ रहे हो, ठीक है, यूडीएल के लिए। ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तुमने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेट अस से दिस इज रिएक्शन एट ए, दिस इज रिएक्शन एट बी, आर ए आर बी, ठीक है, और यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल इज एक्टिंग डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपने ये सेक्शन लिया, ये सेक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर लिया ये सेक्शन यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट जब आप देखोगे यहाँ से, बेंडिंग फिर से समझा दूंगा आपको, बस ना बटन को पीछे करके ले जाना है, दोबारा समझा दूंगा पूरा। कहाँ कट कर दिया मैंने? सुभाष कुमार, वो मैं समझा रहा था, लिखवा नहीं रहा था, ठीक है, तो जो कट किया है ना वो समझाने वाला पार्ट कट किया है कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये समझे क्या? मोमेंट एरिया मेथड में ही तुम बनाने लग जाओगे क्या? थोड़े तो कॉमन सेंस रखो, हद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक्स एक्स, ये सेक्शन लिया हमने एक्स एक्स सेक्शन, अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एम एक्स क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, क्यों हो जाएगा ये आर ए इंटू एक्स? आर ए एक फोर्स है, ठीक है, कंसंट्रेटेड फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये इस बीम को ऐसे यहां से ऊपर ले जा रहा है, और जब ये बीम ऊपर जा रही है तो ऊपर नीचे की वजह से पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव किस वजह से है कि ये बीम इस तरह से बेंड हो रही है, जब ये इस तरह से बेंड हो रही है तो टॉप में कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है, ठीक है ना, टॉप में कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? देखो मजाक करो ना तो ऐसे इल्जाम लगाने वाले मजाक मत किया करो, सर आपने तो ये करवा दिया, आप ऐसे करवा देते हो, तो ये इस तरह के सर से मजाक किए जाते हैं क्या? तुम इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से है, तो उस बीम को स्माइल करा रहा है या फिर सैगिंग करा रहा है, सैगिंग हो गया आपको पता होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इतने हिस्से का आर ए की वजह से तो आपने कैलकुलेट कर लिया, जब आप आर ए की वजह से कैलकुलेट कर रहे हो तब आप ये लोड को नहीं देखोगे, अब आप लोड को देख रहे हो, ठीक है। अब आर ए हटा दो दिमाग से, ठीक है, अकेला ये लोड एक्ट कर रहा है, तो ये जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, ये यूडीएल की टोटल लोड कितनी हो जाएगी ये मैं बता चुका हूं आपको, टोटल लोड कितनी हो जाएगी, लोडिंग इंटेंसिटी इंटू लेंथ, ये टोटल लोड हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, यहाँ से जो इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस होगा ना उस पर लग रहा है x/2 डिस्टेंस पर लग रहा है, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, ठीक है, माइनस डब्ल्यू
x²/2। समझ में आया ये चीज? स्टैंडर्ड रिजल्ट में माइनस साइन इसलिए नहीं है कि वो बस कैलकुलेशंस के लिए है, डिफ्लेक्शन कितना आएगा। और देखो माइनस और प्लस से ज्यादा लेना देना भी नहीं है, आपके एग्जाम में माइनस प्लस के साथ नहीं आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट में कोई वैसे कोई माइनस वाइनस लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो मैंने बताया है ना, ये पूरा मैंने पहले भी बताया है, जब मैं ये पढ़ा रहा था ना तब भी बताया था, लेकिन क्लियर आपको आज हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में अंतर बताया मैंने। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस mx इज बेंडिंग मोमेंट, नॉट मोमेंट। तो मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में भी तो अंतर बता चुका हूं, लेकिन आपको क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। गाइडलाइंस में क्या था कि आप रिवाइज करो, जहां पर समझ में ना आए उस जगह का वीडियो दोबारा देखो। ठीक है ना? थ्योरम 2 में कुछ मिस्टेक नहीं है। क्यों, क्या मिस्टेक है थ्योरम 2 में? जो आपके साथ पढ़ाई कर रहा, मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, इट्स ओके। एम अपॉन ये डायग्राम, कौन सा मूवमेंट लेंगे कैसे पता चलेगा? कौन सा मूवमेंट? देखो, डिफ्लेक्शन किस पॉइंट का निकालना है आपको? x/2। क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड है बेटा, वहां का सेंट्रोइड का डिस्टेंस लेते हैं ना। हमने ट्राइंगल वाले मेथड में भी किया सेंट्रोइड का डिस्टेंस, हमने यूडीएल में भी किया। तुम कहाँ रहते हो? कितनी बार वो सेंट्रोइड 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 चिल्ला चिल्ला के मैं परेशान हो गया, तुम सेंट्रोइड नहीं, x/2 क्यों? ठीक है, तो देखो यहां पर मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट बी का, जिसका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे। ठीक है ना? तो एम अपॉन ये डायग्राम का एरिया कैलकुलेट किया पहले, और फिर इस एरिया का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो जिस भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है ना, उस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेंगे सेंट्रोइड का, यानी उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है? तो ये मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये क्लियर है? जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है? थ्योरम के अंदर साफ लिखा हुआ है, देखो थ्योरम के अंदर लिखा हुआ है, the deflection at any point b with respect to tangent at a is equal to moment of m upon ei diagram। मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई डायग्राम मतलब इसके एम अपॉन ई डायग्राम के एरिया का मोमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अबाउट पॉइंट बी। ठीक है? तो डिफ्लेक्शन किस पॉइंट का कैलकुलेट कर रहे हैं? डिफ्लेक्शन किस पॉइंट का? डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी, बी का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। मोमेंट किसके अबाउट लेना है? अबाउट पॉइंट बी। तो जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। ठीक है? क्लियर है? आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, एक एक करके ही सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बताओ दोबारा से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आता है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही कवर करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्या प्रॉब्लम है आपकी मिस्टर एमडी अरशद? प्रॉब्लम बताओ। सर सोम कितने मार्क्स का आता है एसएससी में? आ, अगर थोड़े कम मार्क्स का आएगा तो छोड़ जाओगे क्या? ये सवाल पूछने का मकसद बताओ, छोड़ना चाहते हो? हाँ, जो जो भी ये पूछ रहा है कि कितने मार्क्स का आता है, आप छोड़ सकते हो, छोड़ दो। अगला डाउट, नेक्स्ट डाउट, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो। कॉन्जुगेट बीम में नेचर ऑफ सपोर्ट चेंज होता है, अभी पढ़ा नहीं है बेटा कॉन्जुगेट बीम मेथड, कल पढ़ेंगे। अभी जो आज पढ़ा है उसका पूछ लो या पुराना पूछ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया कैसे काम में आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऐसे काम में आएगा कि अगर आपका इस तरह का यूडीएल है, यूडीएल है तो पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो उसका एरिया कैलकुलेट करने में काम आएगा। ठीक है अयान? और बताओ, और कोई डाउट?
जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब इतने सारे डाउट आते हैं, अब मैं डाउट पूछ रहा हूँ तब आपके एक भी डाउट नहीं आ रहे। अब आप फालतू की बातें कर रहे हो, तब भी फालतू की बातें करते हो। पढ़ा रहा होता हूँ तो फालतू फालतू के डाउट। हो गए डाउट खत्म? अभी कोई डाउट नहीं आ रहे? क्लास खत्म करें? सुपरपोजिशन कोई थ्योरम नहीं है, अपने मन से ही बना दी गई है। सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल है जो कि हमने अप्लाई करके देखा हुआ है कई बार। इनर हिंज्ड, इनर हिंज्ड क्या? पूरा पूछो दीपक जोशी, इनर हिंज्ड क्या? यस, जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए कुछ टिप्स दूं? देखो, एक कॉपी खरीदो, एक पेन खरीदो, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो लिखते चलो। मस्त टिप है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे टेलीग्राम में कांटेक्ट करें, ये प्रॉब्लम है तो आप सर्च कर लो मेरा नाम, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर आप पूछ लेना। कॉन्जुगेट मीन मेथड, हाँ फिर से बता दूंगा ना। आपको क्या करना है, बस स्लाइडर को पीछे लेके जाना है। फिर से पूरा कॉन्जुगेट मीन मेथड जो बताया वो फिर से बता दूंगा पूरा। स्लाइडर को बस पीछे ले जाना सीख लो, ठीक है? इंटरनल हिंज क्या होती है? अरे अरे अरे, देखो इंटरनल हिंज क्या होती है, जैसे हमारा कोई मेंबर है, हमारा कोई मेंबर है, ठीक है ना? मेंबर है। अब इस मेंबर के अंदर हमने क्या किया, मेंबर को काटा, दो पार्ट में काट दिया, ठीक है? ऐसे करके दो पार्ट में काट दिया। फिर इस मेंबर को क्या किया, यहाँ पर जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा आपने देखा होगा, डोर पे जो वो लगाते हैं ना स्टील की, जिसके अबाउट ऐसे रोटेशन हो जाता है, ठीक है? वो होती है हिंज, है ना? तो वो हिंज लेके आए मार्केट से, इस तरह की होती है हिंज, इस तरह की, जिसके अबाउट दरवाजा रोटेट करता है, ठीक है? वो हिंज लाए और वो यहाँ पर कस दी। तो कलर चेंज कर देते हैं हिंज का, वो यहाँ पर लाए, वो हिंज ऐसे करके कस दी, ठीक है ना? यहाँ पर कीलें ठोक दी जिससे ये चिपक गया। अब पहले जो बीम थी इस तरह की थी, पहले बीम इस तरह की थी, जो कि बीच में से रोटेट नहीं हो सकती थी, है ना? पहले बीम ऐसी थी, ऐसी थी जो कि रोटेट नहीं हो सकती थी, रोटेट नहीं हो सकती थी, ये बेंड होती, ये बेंड होती, ठीक है ना? पर अब जब ये हिंज लग गई है तब ये बीम कैसी हो गई है, अब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगी, ठीक है? जैसे दरवाजा रोटेट हो जाता है, ये होती है इंटरनल हिंज, है ना? मेंबर के बीचों बीच में हिंज आ रही है, दिस इज इंटरनल हिंज, है ना? मेंबर के बीचों बीच में हिंज आ रही है, ये हो गई इंटरनल हिंज, है ना? ये हिंज ऐसे सपोर्ट पर भी रहती है, तो सपोर्ट पर अगर हिंज है तो सपोर्ट के अबाउट मेंबर ऐसे रोटेट कर सकता है। मेंबर के बीचों बीच भी रह सकती है, जब बीचों बीच में है तो इस हिंज के अबाउट रोटेट कर सकता है। जब रोटेशन अलाउ हो गया, जब रोटेशन रोक रोक लिया जाता है, जब रोटेशन को रोकते हैं तब मोमेंट डेवलप होता है, और जब रोटेशन को अलाउ कर दिया तब मोमेंट डेवलप नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट वहां पर जीरो हो जाता है, ठीक है? स्लाइडर को पीछे ले जाना, सुनाना और ले जाना, हाँ, बार 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 स्लाइडर को पीछे ले जाओ और कह दो रिपीट सर, तो पूरा रिपीट कर दिया करूंगा, ठीक है? जॉब के साथ नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, कोई आइडिया? मुझे क्या आइडिया होगा, तुम नहीं बना पा रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि शायद बना रहे होगे, इसका क्या आइडिया बताऊँ मैं? तुमको ये आइडिया होगा इस बात का कि तुम बना पा रहे हो नोट्स के नहीं बना पा रहे हो? व्हाट इज शियर फोर्स एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल? डीपीपी में आपने फिक्स्ड एंड का बताया था। शियर फोर्स एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल 0। कल टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन चलो भेज देंगे। हम एक चैप्टर नहीं देखे हैं तो अभी लाइव कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइव कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट बताओ। बाबा सिद्दीकी, गुड नाइट बाबा, टेक केयर। मेरा आंसर दीजिए, तुम्हारा आंसर क्या है? हम एक चैप्टर नहीं देखे हैं, दे दिया तुम्हारा आंसर, लाइव कंटिन्यू कर सकते हो। हो गए डाउट खत्म? चलो तो आज की क्लास खत्म कर दी जाए, फिनिश करें क्लास। मेरे ख्याल से सारे बच्चे चले गए हैं, तो आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं। ये तरीका सही है, लेकिन आपके ना डाउट आएंगे क्लास के बीच में, जब पढ़ा रहे होंगे ना तभी फालतू फालतू की चीज़ें पूछोगे, डिस्टरबेंस करना है। जब डाउट के लिए टाइम निकाल दिया तब डाउट नहीं आ रहे। चलो, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।
कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक।